बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अमीर बलाज, एहसन शाह और जावेद भट्ट कत्ल केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है। पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर यह खबर चल रही है कि तीफी भट्ट साहब ने पुलिस के एक आला अफसर से राब्ता किया और राब्ता करने के बाद उनको ये कहा कि कैसर भट्ट साहब और अमीर फतेह को बेगुनाह करार दे दें, यानी इस चीज की हिमायत की है। आपको याद होगा, थोड़ा सा हम पीछे जाएं, अब ये सवाल पैदा होता है कि इस सारे सिनेरियो में ऐसा मोड़ कैसे आ गया है। आपको याद होगा जब जावेद भट्ट साहब कत्ल हुए थे तो उसके कत्ल होने के चंद मिनट्स बाद मैं उस जाय वकुआ के ऊपर पहुंचा था और लाइव रिपोर्टिंग आपके सामने मैंने रखी थी। तमाम तर जो हकायक थे और उसके बाद फिर उनकी अहलिया का जो बयान सामने आया था वो भी आपके सामने रखा था, आप सभी ने सुना था। और उसके बाद फिर यानी क्योंकि इस सारे सिनेरियो में जो मेन चीज थी, जो एफआईआर लॉन्च की गई थी, वो काफी टाइम बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। मतलब यह है कि एफआईआर बड़े सोच समझ के तीफी भट्ट साहब की जानिब से, जो मुदई पार्टी के हेड हैं और तीफी भट्ट साहब एक वसी तजर्बा रखते हैं, उनकी जानिब से ये एफआईआर नामजद की गई थी। और इस एफआईआर के अंदर 2 बंदे नामजद थे, कैसर भट्ट और अमीर फतेह। यानी जख्मी शहादती ने खुद ये कहा था कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक बाइक के ऊपर आगे एक और बंदा था, उसके पीछे कैसर भट्ट साहब था, और दूसरी बाइक के ऊपर आगे एक और बंदा था, उसके पीछे अमीर फतेह बैठे हुए थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये उस जख्मी शहादती का बयान था। उसके बाद फिर जब शूटर गिरफ्तार हुए और शूटर के बयान सामने आया, इन अजहर और इलियास, उन्होंने ये कहा कि हमने शूट किया है। फिर ये सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें चलती रही कि अब तो आपस में तजाद इसमें बन गया है क्योंकि शूटर का बयान आ गया है, इससे पहले जख्मी शहादती का बयान था। लेकिन इसके बाद फिर एक चीज हमारे सामने ये है कि जो एफआईआर नामजद किया गया था जिन लोगों को, क्योंकि एफआईआर के अंदर 2 बंदे नामालूम थे और 2 बंदों को नामजद किया गया था। तो उसमें यह कहा गया कि दो जिनको नामजद किया गया था वो तो कैसर और अमीर फतेह हैं। जो दो नामालूम थे उनमें से एक अजहर और इलियास हैं। अब इनको उनकी जगह रखा जाएगा। इन्होंने खुद तस्लीम कर लिया है, तो अब आगे मामला इनकी बुनियाद के ऊपर चले जाएगा। अब सवाल जो पैदा होता है इस चीज के ऊपर कि तीफी भट्ट साहब ने बेगुनाह क्यों करार दिया है या इस चीज की हिमायत क्यों की है। अब इस हवाले से मैंने थोड़ी सी खोज लगाने की कोशिश की है, कुछ जराये से यानी राब्ता किया है, बात करने की कोशिश की है ताकि पता किया जाए कि मसला है क्या। मसला यह है कि क्योंकि जब कैसर भट्ट साहब शामिल तफ्तीश हुए, इससे पहले कैसर भट्ट साहब कुछ पॉलिटिकल शख्सियात के साथ, एक आला पुलिस अफसर के साथ उन्होंने मुलाकात भी की थी काफी अर्सा पहले। मैंने बारहा और बाकी हमारे यूट्यूबर्स ने बारहा आपको ये बताया भी था। और उस मुलाकात के बाद फिर जो वो शामिल तफ्तीश हुए, उन्होंने ठोस शवाहिद पुलिस के सामने रखे। यानी किसी हद तक पुलिस के सामने कोई ऐसा झोल बचा ही नहीं जिसकी वजह से वो कैसर भट्ट साहब को गिल्टी करार दे सके। और इससे कई गुना ज्यादा ठोस शवाहिद अमीर फतेह साहब ने पुलिस के सामने रखे। यानी पुलिस के पास कोई ऐसा झोल बचा ही नहीं है कि इन दोनों को गिल्टी करार दे सके। हालांकि एफआईआर के अंदर नामजद थे, और नामजद तो दूर की बात है, जख्मी शहादती का खुद ये बयान था, वो बड़ा वैलिड बयान होता है उनका। उन्होंने ये खुद कहा था कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, और उन्होंने ऐसे नहीं कह दिया था कि वो उठी और उन्होंने कह दिया कि मैंने देखा है। एफआईआर के अंदर ऐसे नहीं नामजद कर दिया गया था, बकायदा एक यानी जो मुदई पार्टी के हेड हैं उनकी जानब से इंस्ट्रक्शन दी गई होंगी, तब ये एफआईआर के अंदर नामजद किया गया होगा ना। तभी जख्मी शहादती ने कहा होगा इन 2 लोगों का नाम लेना है, तो तभी नाम लिया गया होगा ना, ऐसा थोड़ी होगा। अब जरा ये बता रहे हैं कि जब तीफी भट्ट साहब का एक आला पुलिस अफसर से राब्ता जब हुआ, तो उनके जब आपस में डिस्कशन हुई, तो उस आला पुलिस अफसर ने यह कहा है कि अब हमारे पास कोई ऐसा झोल ही नहीं है कि हम इन दोनों को गिल्टी करार दे सकें। ये दोनों बिल्कुल साफ और क्लियर हैं। क्योंकि कैसर भट्ट साहब का आपको याद होगा, जावेद भट्ट साहब के कत्ल के बाद ही फौरन वीडियो पैगाम आया था, अमीर फतेह का भी फौरन वीडियो पैगाम आया था। उन्हें उस वक्त भी कहा था कि हम बेगुनाह हैं, हम शामिल तफ्तीश होंगे, हम पुलिस के सामने अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। तो उन दोनों ने अपनी पुलिस के सामने आकर, शामिल तफ्तीश होकर, अदालत के सामने सरेंडर होकर, पुलिस के सामने सरेंडर करके अपनी बेगुनाही साबित कर दिए। तो ये सारी चीजें उस आला अफसर ने तीफी भट्ट साहब को बताई हैं। उन्हें कहा अब हमारे पास कोई और चारा नहीं है। तो इस बात के ऊपर तीफी भट्ट साहब जो है वो राजी हो गए। उनका ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि वो यानी इसमें नामजद नहीं हो सकते,
तो फिर जाहिर सी बात है, जब नहीं हो सकते तो फिर क्या कर सकते हैं, तो उसमें फिर नामजद वो नहीं होंगे। अब 20 तारीख को ये जमानतें अपनी वापस करेंगे और उसके बाद फिर यानी इन बेगुनाह करार देकर इनको बाइज्जत जो है वो बरी कर दिया जाएगा। लेकिन अब होगा ये कि अब 20 तारीख को हमें ये देखना होगा, जब पुलिस अपनी फाइंडिंग लेकर, क्योंकि पिछली पेशी के ऊपर पुलिस अपनी फाइंडिंग लेकर, चालान लेकर नहीं आई थी। अब इस पेशी के ऊपर जब पुलिस अपनी फाइंडिंग लेकर अदालत के सामने पेश होगी और मुखालिफ पार्टी का वकील उसमें बहस करेगा और मुखालिफ पार्टी के जो वकला हैं, उन वकील की जानिब से जो अल्फाज होंगे वो भी बड़े मानी खेज होंगे और उन वकील के अल्फाज से और पुलिस की फाइंडिंग से भी जो चीज रखी जाएगी सामने, उससे बहुत कुछ हमें ये नजर आएगा कि तीफी भट्ट साहब ने इस चीज की हिमायत की है या फिर नहीं की। क्योंकि अगर मुखालिफ पार्टी का वकील भरपूर ये जोर लगाता है कि नहीं, इनकी जमानत मुस्तरद की जाए, इनको जेल में भेजा जाए, या इस किस्म के कुछ और वो यानी हरबे इस्तेमाल करता है, जिससे यानी ये लग रहा है कि उसको इंस्ट्रक्शन थी कि आप इनको हर सूरत जो है वो यानी कोशिश करें। अगर वो थोड़ा सा हाथ, वो कहते हैं हाथ हल्का रखता है और पुलिस की फाइंडिंग जो हम बता रहे हैं बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही आती है, तो फिर जरा सी बात है, मामला जो है वो बेगुनाही की जानिब जाएगा। लेकिन जराए इस चीज का 100% कंफर्म कर रहे हैं कि पुलिस ने इन दोनों को बेगुनाह करार दे दिया है। वजह यह थी कि ये दोनों बेगुनाह ही थे, किसी एक जगह के ऊपर कोई ऐसा झोल नहीं मिला जिससे इनको गुनाहगार क्लियर किया जाए। लेकिन अब इस सारे मामले का, इस सारे केस का जो दारोमदार है वो आरिफ भट्टी साहब के ऊपर आ जाता है। आरिफ भट्टी इस वक्त कहाँ पे है? जमीन खा गई, आसमान निकल गया, कहाँ पे आए किसी को कोई पता नहीं है। कुछ अरसा पहले एक खबर आई थी, आपको याद होगा, ये खबर मैंने भी आपके सामने रखी थी कि वो अफगानिस्तान में दाखिल हुए और पहले कैफी के, उसके बाद फिर अफगानिस्तान और उसके बाद फिर आगे किसी और मुल्क में वो जाना चाहते थे। लेकिन इस चीज की कोई तस्दीक नहीं हो सकी थी, क्योंकि होता यह है कि जब भी कोई मुल्जिम पाकिस्तान से बाहर चला जाता है तो उसका कम से कम ये पता चल जाता है कि वो पाकिस्तान से बाहर गया है। लेकिन अभी तक आरिफ भट्टी की किसी ठोस जराए ने ये तस्दीक नहीं की कि अब वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, किसी और जगह पे चला गया है। लेकिन अब ये शक शुबात ये भी पैदा हो रहे हैं कि क्या वो जिंदा भी है या फिर जिंदा नहीं है। लेकिन अगर इस केस के सिनेरियो को देखें तो हमें यह लगता है कि दोनों ग्रुपों का इसके अंदर नुकसान होगा। अगर तीफी भट्ट साहब का ग्रुप उनको मरवाता है, कत्ल करवाता है, तब भी नुकसान होगा। इवन के अमीर फतेह वाला या अमीर मसहब वाला ग्रुप भी अगर ये अटेम्प्ट करवाता है तो तब भी नुकसान होगा। लेकिन जो शुरू से जोड़ा जा रहा था आरिफ भट्टी को, वो इस ग्रुप के साथ जोड़ा जा रहा है और शूटर के बयान ने भी इस ग्रुप के साथ जोड़ा है। तो अब यानी बहरहाल इसमें खलबली जो है वो मची हुई है, लेकिन अगर अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि जब तक आरिफ इस सामने नहीं आता तब तक मामलात हल नहीं होते। अब जो मेरी कुछ जराये से बात हुई है, उन्होंने यही कहा है कि अब ये केस जो है तकरीबन वाइंड अप हो जाएगा कैसर भट्ट और अमीर फतेह साहब के मामले में। अब मामला जो यानी सारा का सारा दारोमदार आरिफ के ऊपर आएगा और पुलिस की सारी तगदो जो होगी वो सिर्फ आरिफ भट्टी को गिरफ्तार करने पर होगी, क्योंकि आरिफ भट्टी गिरफ्तार होगा तो केस आगे बढ़ेगा। जब आरिफ भट्टी गिरफ्तार ही नहीं होगा तो फिर केस आगे नहीं बढ़ सकेगा। इस केस के हवाले से अब 20 तारीख को जो डेवलपमेंट सामने आती है मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। एक मतलब आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।